आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कैफे इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक अगर आप रेगुलर व्यूअर अगर हमारे हैं और कंटेंट देख रहे होंगे, ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है पास्ट टेंस जो है पूरे उसके जो टाइप्स हैं वो कवर कर चुके हैं। हम लोग कुछ बेसिक से आइडिया मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा है। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग फ्यूचर टेंस पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। और उसके साथ ही फ्यूचर टेंस के साथ ही जो हमारे टेंसेस का एक पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिर हम लोग इमेजिनेशन वाले केसेस जो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव मूड जिसे हम कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जब ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी तो उसके बाद एक 50 क्वेश्चंस का सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। क्लियर है? तो वीडियो की लेंथ जो है, वैसे कोशिश करता हूं कि बहुत छोटी रहे, बहुत कम रहे वीडियो की लेंथ, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे और बहुत ही कम समय में, ठीक है, आप लोग बेसिक सी चीजें जो है वो सीख पाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आज सीधा बात करते हैं टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं पहले। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट पे हम लोग आज फोकस करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इससे ज्यादा और जो हमारे स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर्स है वो नहीं लिखूंगा। मैं ऑलरेडी बता रखा है एक बार, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। ठीक है ना, वो आप लोग पुरानी जो वीडियोस है उनके रेफरेंस में आप समझ सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो वीडियोस है हमारी। ठीक है ना, चलो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखो कई जगहों पे क्या है, बुक्स वगैरह जैसे आप पढ़ते होंगे अपने सोर्स के लिए, ठीक है ना, नॉलेज गेन करने के लिए, कई जगहों पे ऐसा होता है। और मोस्टली हिंदी मीडियम वाली जो बुक्स होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या लिखा रहता है कि जो विल है, ठीक है, इसका प्रयोग आप करो थर्ड पर्सन के साथ। ऑन दी अदर हैंड जो ये शेल है इसका प्रयोग करो आप आई और वी के साथ। क्लियर है? आपको एक चीज समझनी है, विल और शैल जो है फ्यूचर के हेल्पिंग ऑफ तो है ही, इसके अलावा ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में भी आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हुआ वो वर्ब्स जो कि टेंस तो डिनोट करेंगी ही, पर उसके साथ डिफरेंट मूड्स या इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती हैं, फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये एक अलग से हमारे पास एक टॉपिक है मॉडल्स, जो टेंसेस के ही अंडर आता है, और ये मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? ठीक है ना, चलो फिलहाल इसको देखो। विल और शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स होने के साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं हमारी। विल जो होता है ये श्योरिटी, ये किसी चीज के डिटर्मिनेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन या आई विल गो टू मार्केट टुडे, तो ये एक श्योरिटी दिखा रहा है, एक डिटर्मिनेशन दिखा रहा है पहला वाला वाक्य कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। दूसरा श्योरिटी दिखा रहा है कि आई विल गो टू मार्केट टुडे, कि हाँ आई शैल क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की ओर रिफ्लेक्ट करता है, पॉसिबिलिटी की ओर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत संभावना किसी चीज की, कि हाँ 80% चांस मान के चलो कि आई शैल गो टू मार्केट टुडे, कि हाँ मैं जाऊंगा मार्केट में, जा सकता हूं आज। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो ये मत सोचना कि विल का प्रयोग सिर्फ ही शी इट या थर्ड पर्सन के साथ होगा, या शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी। किसी का प्रयोग जो है वो कहीं भी आप कर सकते हो, बिंदास बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब दूसरी चीज, स्टूडेंट्स कहते हैं दो विल एक साथ नहीं आते वाक्य में, जैसे किसी ने कहीं पढ़ा हो। क्लियर है? और सही से पढ़ा हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, टीचर सब ठीक ही पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट क्या है कि मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन गैदर करते करते वो हाफ नॉलेज हो गई, और फिर एक कहावत है हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो कि दो विल एक साथ नहीं आते वाक्य में। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो बहुत सारे विल भी एक साथ वाक्य में लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि वो विल जो है वो किसी तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज ना रिप्रेजेंट करते हो, मतलब वो आपस में निर्भर ना हो, कंडीशन ना शो करते हो। जैसे मैं बोलूं राम विल कम एंड आई विल गो, ये वाक्य दोनों ठीक है कि राम आएगा और मैं जाऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा ये, या ये वाक्य कहीं भी इस बात का सेंस नहीं देता है कि राम के आने पर ही मैं जाऊंगा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। क्लियर है? अगर मुझे ऐसा कहना होता कि मेरा जाना राम के आने पे डिपेंडेंट है, तो मैं क्या बोलता, इफ राम कम्स आई विल गो। पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने कहा राम विल कम एंड आई विल गो, कि राम आएगा और मैं जाऊंगा, इसका मतलब। अब ये कैसे पता? मान लो मैं किसी पार्टी या किसी मीटिंग को मैंने अटेंड करा, जहां मुझे ये पता चला कि उस पार्टी में जहां मैं पहुंचा हूं 7 बजे, वहां पे राम आएगा 8:30 बजे, पर मेरा डिसाइडेड है कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है ना, मैं उस पार्टी से निकल जाऊंगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि यार शाम का क्या टाइम है आने का। क्लियर है? और वो कह रहे हैं कि शाम का जो टाइम है 8:30 बजे का है आने का। मैं कहूंगा ओह तब तक तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब वो आएगा और मैं जाऊंगा। तो उसका आना और मेरा जाना कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पे ये दोनों केसेस में जो मैंने विल बोले कि राम विल कम एंड आई विल गो, ये दोनों ठीक है। ठीक है, तो कहां पे दो विल एक साथ नहीं आते? इफ राम विल स्टडी ही विल पास द एग्जाम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले राम विल स्टडी ही विल पास द एग्जाम।
दो वाक्य हैं, दोनों के दोनों फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सर कर रहे हैं, क्लियर है। अब क्या है ये देखना है, कहीं कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर तो नहीं है, कहीं किसी वाक्य इस कंडीशन के फुलफिल करने की, मतलब इस वाक्य के होने की कंडीशन कहीं किसी और चीज पर निर्भर तो नहीं करती है। ये तब हो पाएगा जब आप किसी दूसरी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो ऐसा इस वाक्य में है, क्लियर है। देखो, ही विल पास द एग्जाम, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, वो कंडीशन क्या है कि राम को मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो फ्यूचर टेंस में याद रखें कि जब इस तरीके का आपको दिखाई दे, मतलब इस तरीके का वाक्य दिखाई दे जो कि क्या हो, दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट हो, दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो, क्लियर है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो कंडीशन वाला पार्ट होता है उसमें विल जो है उसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर है। और दूसरी बात, ऐसे केसेस में फिर विल हटेगा और वाक्य जो है वो किसमें बन जाएगा आपका, सिंपल प्रेजेंट में। तो इफ राम स्टडीज ही विल पास द एग्जाम। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उस वाले पोर्शन को आप किस में चेंज करोगे, सिंपल प्रेजेंट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में। ही विल पास द एग्जाम, देखो अपने आप में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही विल पास द एग्जाम। अगर इस वाक्य में मुझे इस वाले वाक्य की जरूरत है क्या, है ही नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ही विल पास द एग्जाम, मुझे पता है वो एग्जाम पास कर लेगा, मुझे पता है वो मेरा स्टूडेंट है और बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, ही विल पास द एग्जाम। बट ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सिर्फ इतना आधा अधूरा है। देखो, इफ राम विल स्टडी, हाँ फिर इफ राम विल स्टडी, अगर राम पढ़ ले तो, हाँ फिर क्या बोलना पड़ेगा ये। अब इसको पूरा करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक दूसरे स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। देखो, और अदरवाइज मैं कहूं ही विल पास द एग्जाम, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कुछ, हाँ ही विल पास द एग्जाम। सर आप कैसे कह सकते हो ऐसा, कि क्योंकि मुझे पता है कि वो मेहनती है, लेबोरियस है, ठीक है। दूसरा देखो, इफ राम विल स्टडी, अगर राम में पढ़ता है तो, हाँ सर फिर, तो सेंटेंस को पूरा करना पड़ेगा ना। दूसरा पहचानने का तरीका, अब मैंने बोला कि कंडीशन वाले पार्ट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, तो कंडीशन वाले पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, होगा तो वाक्य फ्यूचर टेंस का ही, हमें देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा वर्ड किसके साथ एडेड है। तो देखो, एक्स्ट्रा वर्ड किसके साथ एडेड है, इसके साथ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मैंने ये भी देखा, इफ राम विल स्टडी ही पासेस द एग्जाम, बोलने में गलत लग रहा है, राम मेहनत करेगा एग्जाम पास हो जाता है, कुछ नहीं बनना सेंस, ठीक है। तो इफ राम स्टडीज ही विल पास द एग्जाम। एक और देखो, ये वाक्य अपने आप में पूरा है या नहीं है, आई विल कॉल यू, इस वाक्य को पूरा होने के लिए किसी दूसरे वाक्य की जरूरत है ही नहीं। देखो, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, हाँ ठीक है। जब मैं घर पहुंचूंगा, हाँ फिर क्या करोगे, सेंटेंस को क्या है, अब दूसरे क्लॉज की जरूरत है। दूसरा पता चल रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड यहां लिखा है ना व्हेन, इसका मतलब ये कंडीशन वाला पार्ट है, कंडीशन वाला पार्ट है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, हटाओ विल, बोलो अब व्हेन आई रीच होम आई विल कॉल यू। तो ये है वो केस जहां पे हमें दो विल एक साथ देखने को नहीं मिलते। अब बोलो व्हेन आई रीच होम आई विल कॉल यू, क्लियर है। दो एग्जांपल और देखो इसी बात पे, शी विल पे द मनी एज सून एज शी विल रिसीव द पार्सल, शी विल पे द मनी अपने आप में पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है या नहीं है, बिल्कुल है, शी विल पे द मनी, हाँ वो दे देगी फीस। क्या पता कौन सा कॉन्वर्सेशन चल रहा हो जहां पे ये बात हुई हो कि क्या वो फीस देगी या नहीं देगी, क्या पढ़ाऊं से आगे, हाँ शी विल पे द मनी, डोंट वरी, वो दे देगी, ईमानदार है, ठीक है ना, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, डोंट वरी शी विल, ठीक है। पर यहां देखो, अब शी विल पे द मनी, पर उसका कंडीशन क्या है कि एज सून एज शी विल रिसीव द पार्सल, एज सून एज शी विल रिसीव द पार्सल। ये सेंटेंस यहां पे इनकम्प्लीट रह गया या नहीं रह गया, इसका मतलब यहां पे ये जो इनकम्प्लीट रह गया है ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन है तो मैंने क्या बोला था, इसके साथ विल नहीं लगता, सेंटेंस को बनाना होता है सिंपल प्रेजेंट में, हटाओ विल, बोलो क्या, रिसीव्स। तो शी विल पे द मनी एज सून एज, पेमेंट करने की, पैसा देने की कंडीशन क्या है, पैसा पे करने की कंडीशन क्या है, पार्सल को रिसीव करना। शी विल पे द मनी एज सून एज शी रिसीव्स द पार्सल। अब देखो यार, अब इसको कितना और ड्रैग करूं, ऐसा मल्टीपल एग्जांपल्स बना दूं, एज सून एज सी 10 बना देता हूं, बहुत लंबा चले जाएगा वीडियो, क्यों करना है ऐसा। मेन काम है जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज है वो आप लोगों तक पहुंचाना, बस, क्लियर है, ठीक है। और ये बेसिक पेपरों में यही आता है, इस तरीके से आता है। धीरे धीरे फिर अभी थोड़ा सा लेवल को क्वेश्चंस जो है उनको अपग्रेड करेंगे, फिर समझाऊंगा वहीं पे, ठीक है ना। चलो अगला देखो, आई विल अटेंड द क्लास, ये वाक्य अपने आप में पूरा है, आई विल अटेंड द क्लास बिल्कुल मीनिंगफुल है, देखो सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, आई विल अटेंड द क्लास, हाँ मैं कल क्लास अटेंड करूंगा सर।
अब क्या क्यों कुछ नहीं पूछना इसमें। अब यहां देखो, एज लॉन्ग एज आई विल अंडरस्टैंड द क्लास लिख लो चलो, या एज लॉन्ग एज आई विल अंडरस्टैंड इट, जब तक मुझे समझ में आता रहेगा। हाँ फिर आगे क्या करना है, फिर आता रहेगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह गया। इसका मतलब ये कंडीशन वाला पार्ट है। कंडीशन वाला पार्ट है तो क्या करना है, किसमें बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में बनाना है तो विल क्या कर रहा है, यहां पे हटाओ इसे। सेंटेंस बोलेंगे एक फ्लो में, आई विल अटेंड द क्लास एज लॉन्ग एज आई अंडरस्टैंड इट, सिंपल। और इसी के साथ तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म होता है। यही चीजें देखने को मिलेंगी बस वहां पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए या स्पॉटिंग द एरर्स में आ जाए, बस यही तो एरर स्पॉट करना है। आपस में रिलेटेड डिपेंडेंट तो नहीं है दोनों क्लॉजेस, कोई कंडीशन तो नहीं शो कर रहा। कंडीशन वाले पार्ट को रखो किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बस इतना करना है। पहचानो वाक्य को अभी तक। और एग्जांपल्स चाहो तो नोट कर सकते हो, जहां पे इफ देखने को मिल जाए, व्हेन देखने को मिल जाए, एज लॉन्ग एज सून एज। आफ्टर बिफोर के भी बारे में हम बात करेंगे, पर कहां, फ्यूचर परफेक्ट में। आफ्टर बिफोर की बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में अभी, क्योंकि आफ्टर और बिफोर क्या करते हैं, सेंटेंस की सीक्वेंस डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और थी, देखो, इफ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली आई विल नॉट टीच यू। सिंपल सा वाक्य मैंने लिखा, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब मैंने सेंटेंस कर दिया नेगेटिव। अब देखो फिर से पहचानना है कहां पे एडजस्टमेंट करना है, कहां पे कंडीशन है। देखो, आई विल नॉट टीच यू, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट्स नोटोरियस हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो सकता है कि टीचर की फीस ना दे रहे हो टाइम से, तो टीचर ने कह दिया आई विल नॉट टीच यू एज, ठीक है, वाक्य में इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया है। मैं तुम्हें बोलूंगा ये सेंटेंस कौन सा टेंस का, आई विल नॉट टीच यू, तुम कहोगे। अब मैं बोलूं तुमको कि इफ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली, अब बताओ ये वाक्य क्या है। तुम कहोगे सर वाक्य तो ठीक है, दिख रहा है फ्यूचर का है, पर इफ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली ये तो सेंस ही नहीं दे रहा, ये तो मीनिंगलेस हो गया, सेंसलेस वाक्य है ये कहां से मीनिंगफुल वाक्य हो गया। अगर मैं ये बोलूं इफ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली, इफ यू विल नॉट वॉच माई सेशंस रेगुलरली, हाँ फिर सेंटेंस तो इनकम्प्लीट रह गया, नहीं रह गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट कंडीशन शो कर रहा है। क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यू के साथ क्या लगता है, डू लगाओ फिर। इफ यू डू नॉट बिहेव प्रॉपरली आई विल नॉट टीच यू। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और डिस्कस करने वाला था तुमसे, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, दैट इज द यूज ऑफ अनलेस। यही बता देता हूं इसे। अगर आपने कोई एग्जाम देखा होगा या कभी आप पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे वो देखेंगे, नहीं तो पहले कभी देखा होगा। अनलेस का एक बेसिक सा मतलब तुम्हें मैं बता देता हूं, ज्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव इफ। नेगेटिव इफ, यदि नहीं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं, यदि मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा, यदि नहीं। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव इफ का, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा वाक्य जिसमें मैंने इफ के साथ, ठीक है, नेगेटिव वर्ड जोड़ के वाक्य बनाया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इफ को हटाऊं, नेगेटिव है ये, ठीक है, माइनस का साइन नेगेटिव, वीई, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो नेगेटिव का मतलब क्योंकि अगर मैं इफ के साथ जो भी वो नेगेटिव पोर्शन एसोसिएटेड है उसको हटा दूं, तो मैं उसकी जगह किसको दे सकता हूं, अनलेस को। अब देखो इस वाक्य को यहां लॉजिकली बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नेगेटिव इफ। तुमने कहा सर इफ की शुरुआत यहीं से होगी है, लगाओ अनलेस। अनलेस, मैंने कहा ठीक है जी, हो गया वाक्य, अनलेस, बहुत बढ़िया। फिर तुमने कहा लगाओ सर सब्जेक्ट, मैंने कहा ठीक है, अनलेस यू। अब देखो अनलेस यू नेगेटिव इफ है तो नॉट तो आएगा नहीं, तो मैं क्या ये बोल दूं, अनलेस यू डू बिहेव प्रॉपरली। अब डू का इस्तेमाल हम, डू या डस का जो यूज है, हम सिंपल प्रेजेंट में तब करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट में क्या करना हो, एम्फेसाइज करना हो। जब मैं ये बोलूं कि ही डज टीच वेल, हाँ वो अच्छा पढ़ाता है। यू डू गो टू स्कूल एवरी डे, हाँ मुझे पता है कि तू रोज स्कूल जाता ही है, या तुम रोज स्कूल जाते ही हो। तो एम्फेसाइज करने के लिए हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पे क्या है, दूसरी बात, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू नॉट एक साथ है, जिसको मैं और क्या बोल सकता हूं, डोंट। इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था। तो डू नॉट एक साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, अनलेस यू बिहेव प्रॉपरली आई विल नॉट टीच यू। लो बन गया वाक्य। देखो ये था मेन मकसद बताने का। और इस पे अनलेस पे बेस्ड मतलब जो क्वेश्चन है तुम्हें हर किसी एग्जाम में दिख जाएंगे। अनलेस यू विल, कहीं विल लगा रखा होगा, अरे नहीं लगाना है अनलेस, दिमाग में बैठा लो। अनलेस मीन्स नेगेटिव इफ,
जहां इफ के साथ नेगेटिव वाक्य एसोसिएटेड है, इफ और वो नेगेटिव पोर्शन हटाओ, उसके साथ लिखो, उसकी जगह लिखो अनलेस, और उसके बाद कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कोई विल नहीं आना चाहिए। अनलेस यू बिहेव प्रॉपर्ली आई विल नॉट टीच यू। ट्रांसलेशन वही है, ये बताना चाह रहा था तुम लोगों को मैं। तो नेगेटिव इफ का क्या मतलब हुआ यहां पे? नेगेटिव इफ मींस इफ प्लस डोंट या डजंट। किस पे डिपेंड करेगा ये डोंट और डजंट? ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर यहां ही होता तब मैं लिखता अनलेस ही बिहेव्स, सिंपल यार। अब ऐसे तो बहुत ही सेंटेंस वो लेक्चर को, सेशन को लंबा करना है तो लिखता रहता हूं अनलेस पे बेस रखता हूं, दुनिया भर के। पेपर में क्या गलती नहीं करनी है? पहली, अनलेस के साथ विल मत लगा देना, पहली गलती। और अनलेस के साथ किसी भी प्रकार का नो, उसी क्लॉज में कह रहा हूं मैं, सेम क्लॉज में, नो, नॉट और नेवर, ये नहीं आएगा। ये नीचे नेवर लिखा है, आगे वाले क्लॉज की बात नहीं कर रहा मैं। ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट भी तो नेगेटिव दिखाने की, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये भी नहीं होगा, साथ साथ साइमल्टेनियस एक्शन है, ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अनलेस, नो, नॉट, नेवर, क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अनलेस के साथ नो, नॉट और नेवर जैसे सेम क्लॉज में नहीं आना चाहिए। दूसरा, अनलेस के साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसी टाइप का लास्ट सवाल अब क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे बता दिए मैंने, ठीक है ना। चलो, आई विल वेट फॉर हिम अंटिल टिल ही विल कम, सिंपल सा वाक्य है। डिफरेंस क्या है अनलेस और अंटिल में? जब नॉर्मल कॉज और रीजन हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम बोलते हैं अनलेस। जब टाइम रिलेटेड रीजन पे एम्फसाइज करना हो, ठीक है, टाइम रिलेटेड रीजन पे जब एम्फसाइज करना हो तो हम बोलते हैं क्या? अंटिल या टिल, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। आई विल वेट फॉर हिम, देखो आई विल वेट फॉर हिम, ये वाक्य अपने आप में पूरा कंप्लीट है। हाँ, आई विल वेट फॉर हिम, हाँ मैं उसका वेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करो फिर आप आराम से, चाहे वो जितनी देर बाद भी आए। अंटिल टिल ही विल कम, अब ये देखो एक्स्ट्रा वर्ड यहां लगा है, अंटिल टिल ही विल कम। अब सेंटेंस को क्या है मतलब, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी पूरा होने के लिए, इसके साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब कंडीशन वाला पार्ट हो गया। तो अंटिल और टिल के साथ क्या नहीं लगाओगे? विल। और क्या करोगे? कम का, कम्स। बोलो एक फ्लो में वाक्य को, आई विल वेट फॉर हिम अंटिल या टिल ही कम्स। जब तक वो आ नहीं जाता मैं उसका वेट करूंगा, जब तक वो आ नहीं जाता, जब तक वो आता है तब तक वेट करूंगा उसका। आई विल स्टडी अंटिल 5 PM, आई विल स्टडी टिल 5 PM, जब तक 5 ना बज जाए मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी 5 बजे तक मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी टिल 5 PM। बना दिया वाक्य आराम से। तो वेट करना है किसी का, कितनी देर तक वेट करना है, ठीक है। जब टाइम ओरिएंटेड हो मेरा वाक्य तब मैं अंटिल का प्रयोग कर लूंगा, तब अनलेस नहीं लगाते। अनलेस का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि अनलेस यू, जैसे मैंने बोला ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो आप किसी को ये बोल सकते हो कितनी देर तक मैं मेहनत ना करूं तो मैं पास ना हो पाऊं, या कितनी देर तक, नहीं हो सकता ना ये। तुम पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो। पर यहां पे क्या, टाइम ओरिएंटेड है, टाइम ओरिएंटेड जब मेरा वाक्य रहता है तो हम लोग वहां पे अंटिल और टिल का प्रयोग कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अंटिल, और जहां अंटिल वहां टिल लगा सकते हो आप, ठीक है ना, हर जगह नहीं। जब डिस्टेंस की बात हो, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, ये जैसे मैं बोल, फ्रॉम के साथ टू लगेगा फिर, ठीक है। और फ्रॉम के साथ टू कहां लगता है? फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, या बोल सकते हो फ्रॉम 2 PM टिल 5 PM। अब फ्रॉम, ठीक है ना, 2 PM अंटिल 5 PM, तो फ्रॉम 2 PM टिल 5 PM, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे आप अंटिल और टिल दोनों का प्रयोग कर सकते हो, विल नहीं आएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ जो सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड जो टाइप था हमारा, ये समाप्त होता है। तो कंडीशन वाले पार्ट को किस में रखना है आपको? सिंपल प्रेजेंट में रखना है। किस तरीके से रखना है, बाकी की फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है जी। तो जल्दी मिलेंगे अपने नए सेशन में, और जो हमारा अगला जो सेशन होगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो कि फिर से एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। धन्यवाद।